हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम के अंदर लाना चाहिए टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट यूजेस इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में अभी न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिला है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूरिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अदर्स जो फर्टिलाइज़र हो गया जैसे कि पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस एट्सेट्रा, ये सब का इस्तेमाल उतना अच्छा से नहीं किया जाता है, तो जिसके कारण से एक न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। करेंटली अभी जो यूरिया जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम के अंतर्गत नहीं है, तो इसको लाने का बात किया जा रहा है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं NBS रिजीम क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं NBS स्कीम के तहत और क्या किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन को ट्राई करें। बताना है विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये 2000 UPSC प्रीलिम्स के 2020 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। सही आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा। चलिए बात करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये क्या है। तो CACP ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। इसका फॉर्मेशन का बात की तो ये 1965 में देखने को मिला। करेंटली इसके मेंबर्स का बात किया जाए तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 मेंबर्स फ्रॉम ऑफिशियल, एक ऑफिशियल मेंबर होते हैं और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक एक्टिव एसोसिएशन होते हैं किसी फार्मर कम्युनिटी के। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस है वो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है MSP उसको रिकमेंड करता है और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर्स अडॉप्ट करें ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके और ओवरऑल जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। जो CACP है वो सेपरेट रिपोर्ट भी तैयार करता है खरीफ और रबी सीजन के लिए, ताकि जो फूड प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिल सके। चलिए देखते हैं यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम में क्यों लाना चाहिए। तो पहला है आपका इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। अगर आपको यूरिया बनाना है तो नेचुरल गैस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जो सप्लाई है नेचुरल गैस का वो लिमिटेड है इंडिया में, जिसके कारण हम लोग इंपोर्ट करते हैं थ्रू रसिया एंड वेरियस कंट्री, मेनली रसिया से। तो जो इंपोर्टेड यूरिया होता है जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं उसका सब्सिडी बर्डन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम करें डोमेस्टिक यूरिया से। तो इसीलिए यूरिया को इंक्लूड करना चाहिए अंडर NBS रिजीम। आप लोग को पता ही होगा कि जो रसिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अभी यूक्रेन और रसिया का जो क्राइसिस चल रहा है इसके कारण से जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से और भी ज़्यादा गवर्नमेंट को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है थ्रू एफर्ट्स टू कंटेन फर्टिलाइजर सब्सिडीज़। तो अभी मीडियम टर्म में देखें तो गवर्नमेंट को बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है टू कंट्रोल फर्टिलाइजर सब्सिडी। सेकेंड है आपका इनबैलेंस न्यूट्रिएंट यूजेस। जो एक्सेसिव यूज़ है यूरिया का इन एग्रीकल्चर वो प्लांट न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, वर्स कर रहा है। नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र की बात किया जाए जैसे कि फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, वो NBS के अंडर कवर है। हाउएवर यूरिया की बात किया जाए तो ये रिजीम के बाहर रखा गया है ताकि गवर्नमेंट MRP और सब्सिडी को डायरेक्ट कंट्रोल कर सके। तो इस तरह का डिस्क्रिपेंसी आप देख रहे होंगे कि नॉन यूरिया में आपका सब्सिडी उस टाइप का नहीं मिल रहा है, लेकिन यूरिया में मिल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो चीज़ ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगा तो वो ज़्यादा सस्ता मिलेगा और फार्मर भी उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, इसीलिए ओवर यूज ऑफ यूरिया देखने को मिलता है। और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात किया जाए तो फास्फोरस, पोटासियम उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से जो सॉइल हेल्थ है उसका डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। थर्ड का बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ प्राइस पॉलिसीज़। यूरिया के प्राइसिंग का बात किया जाए तो इसको फिक्स्ड रखा गया है आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5360 रुपीज़ पर मेट्रिक टन आपको यूरिया मिल जाएगा। लेकिन अदर फर्टिलाइज़र का बात करें जैसे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे, ये इसका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ करते चला गया। तो बेसिकली इसमें है क्या कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो नॉन यूरिया मैन्युफैक्चरर है वो अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइस को सेट करेगी तो जाहिर है उसका रेट बढ़ेगा ही, इसीलिए जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है उसका प्राइस इंक्रीज़ करते चला गया, लेकिन जो यूरिया है उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया, जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाया। तो फार्मर्स को जो यूरिया है वो सस्ता पड़ा, तो इसके कारण से वो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते चले। तो कॉन्सिक्वेंटली जो सेल ऑफ यूरिया है वो सिग्निफिकेंटली हायर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर। इसके कारण से जो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकमेंडेशन। तो पहला रिकमेंडेशन यही है कि यूरिया को अंडर NBS रिजीम में लाना चाहिए। तो जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम है इससे क्या होगा, वो लिंक्ड हो जाएगा सब्सिडी टू न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब कि
हिसाब से न्यूट्रिएंट कंटेंट रहेगा उस हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स है और भी अदर फर्टिलाइजर्स है उसमें एक बैलेंस देखने को मिलेगा। सेकेंड रिकमेंडेशन का बात किया जाए तो इंट्रोड्यूसिंग अ कैप ऑन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर बैग्स। कहने का मतलब फार्मर्स है वो लिमिटेड अमाउंट में ही लिमिटेड बोरी ही खरीद सकते हैं, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग अभी एलपीजी सिलेंडर में देखते होंगे कि एक लिमिटेड सिलेंडर ही हम लोग उठा सकते हैं, तो उसी तरह से एक कैप सेटअप कर देना चाहिए ताकि यूरिया का सही से जुडिशियस यूज हो सके। थर्ड रिकमेंडेशन का बात किया जाए तो लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो सीएससीपी के द्वारा हाईलाइट किया गया है अगर कोई फार्मर रिटेल शॉप में अगर सब्सिडाइज फर्टिलाइजर लेना चाहे तो वो पॉइंट ऑफ सेल पॉस मशीन का इस्तेमाल करके ही ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो कैप निर्धारित किया गया है उतना ही तक ले पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन किसी से भी किया जा सकता है, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भी अदर डॉक्यूमेंट्स के मेथड से वो सब्सिडी का एक जो कैप है बना हुआ है उसको वहाँ तक अवेल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनबीएस रिजीम है क्या। तो एनबीएस रिजीम के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है एनपीकेएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सल्फर, तो उसी के बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाएगा फार्मर्स को। ऑल्सो वैसे फर्टिलाइजर जो कि फोर्टिफाइड हैं, फोर्टिफाइड कहने का मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोलिबेडियम, जिंक, उस पर एडिशनल सब्सिडी देना चाहिए। तो एनबीएस रिजीम में और क्या होगा, तो जो पोटासियम और फास्फोरस है उसका प्राइस जो गवर्नमेंट है वो एनुअल बेसिस पे करेगी फॉर ईच न्यूट्रिएंट पर केजी बेसिस, जो कि उसका प्राइस डिटरमाइन होगा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्राइस के बेसिस में, और एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इन्वेंट्री लेवल ऑफ द कंट्री में कितने ज़्यादा इन्वेंट्री बचे हुए हैं, तो इस बेसिस पे प्राइस को सेट किया जाएगा। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी का एक और एम है टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ पोटासियम एंड कैल्शियम, फास्फोरस। पोटासियम और फास्फोरस का जो कंजप्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा ताकि जो न्यूट्रिएंट बैलेंस जो इम्बैलेंस हुआ है वो ख़त्म हो सके। तो न्यूट्रिएंट बैलेंस क्या होता है, तो एनपीके का जो रेशियो है वो 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कैल्शियम, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का जो रेशियो है वो 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस, इसका क्या एनबीएस का सिग्निफिकेंस है। तो ऑब्वियस है इसमें जो सॉइल का हेल्थ है वो इम्प्रूव देखने को मिलेगा, क्रॉप यील्ड है वो बढ़ेगा और फार्मर्स का इनकम को भी इन्हेंस देखने को मिलेगा। और सिग्निफिकेंस का बात किया जाए तो हम लोग फर्टिलाइज़र का क्या है, रेशनल यूज़ देखने को मिलेगा ताकि जो फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सब्सिडी का एक बर्डन होता है वो दूर किया जा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम। तो इसमें हम लोग को पहला देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। कहने का मतलब इस तरह का जो सब्सिडी है वो और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाल देगा हम लोग का इकोनॉमी के ऊपर, जिससे कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल हेल्थ है, जो गवर्नमेंट खर्चा करता है उसको फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी बन जाएगा आफ्टर फूड सब्सिडी। जैसे कि आप लोग पीडीएस में फूड जो सब्सिडाइज रेट में मिलता है उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहीं होगा तो वो आपका इसी में होगा, यूरिया सब्सिडी में, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में। एडिशनली अलग अलग फर्टिलाइज़र में जो प्राइसिंग का डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिशनल रन ऑफ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सेकेंड है आपका ब्लैक मार्केटिंग एंड डाइवर्जन। बताया जा रहा है कि जो सब्सिडाइज यूरिया है वो इलीगली सोल्ड कर दिया जाएगा बल्क बायर्स, ट्रेडर्स, नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स के पास, जैसे कि प्लाईवुड, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर है, इन लोग के पास इलीगली सोल्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। मोर ओवर बताया ये भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस देखने को मिला है जो सब्सिडाइज यूरिया है वो स्मगल्ड किया जाता है नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल में, जिससे जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र है जो कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर यूजर्स को प्रोवाइड करवाया जाना था उसको ना होकर के नेबरिंग कंट्री में इलीगली एक्सपोर्ट किया जा रहा है। थर्ड चैलेंजेस है आपका लीकेजेस एंड मिसयूज़। एनबीएस रिजीम रिलाइज ऑन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है कि बेनिफिशरीज को ही सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र का लाभ मिले। हाउएवर बहुत सारे इंस्टेंस देखने को मिल सकते हैं इसका लीकेज और मिसयूज़ का, कि अगर ये जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र है वो फार्मर तक ना पहुंच करके अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा तो इसका जो इफेक्टिवनेस है इसका कोई जेन्युइन रह नहीं जाएगा और ये जेन्युइन फार्मर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका जो लीकेज और मिसयूज़ भी हो सकता है। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा रीजनल डिस्पैरिटीज़। अगर इंडिया के जोग्राफिकल रीजन का बात किया जाए तो हर एक तरह का अलग अलग तरीका का सॉइल है, तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट है वो भी अलग अलग तरीके का डिमांड है अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल, और डिफरेंट सॉइल में हम लोग का डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलता है। तो अगर यूनिफॉर्म एनबीएस रिजीम हो जाएगा तो इसके कारण जो है
तो उस ज्योग्राफी का जो स्पेसिफिक नीड है उसको एड्रेस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिल सकता है, पोटेंशियली लीडिंग टू सब ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन एंड प्रोडक्टिविटी वेरिएशंस। अब हम लोग देखते हैं वे फॉरवर्ड और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो पहला है आपका एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए फॉर ऑल फर्टिलाइजर, ताकि क्रॉप येल्ड और क्वालिटी इंश्योर हो सके। दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म में एनबीएस को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय फ्लैट पर एकड़ कैश सब्सिडी, मतलब कि जितने एकड़ लैंड है उसके हिसाब से फार्मर्स को सब्सिडी देना चाहिए, और फार्मर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी फर्टिलाइज़र पर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थर्ड आपका है कस्टमाइज्ड क्रॉप प्रोडक्ट का एक ऑप्शन होना चाहिए, ताकि फार्मर्स को फर्टिलाइज़र सब्सिडी दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉप कितना ज़्यादा वैल्यू एडेड करता है, इससे क्रॉप्स का क्वालिटी भी बढ़ेगा। फोर्थ है आपका प्राइस कंट्रोल, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम ऑफ एनबीएस रिजिम। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।